नमस्कार साथियों, मैया पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनके थर्ड ग्रेड का पेपर है उन लोगों को भी एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। आज का अपना जो सेशन है वो है थर्ड ग्रेड का जो पेपर होने वाला है, उसमें जो एसएसटी का जो पेपर है उसमें जो इकोनॉमी का पोर्शन आता है उससे संबंधित मैराथन क्लास रहेगी आज की अपनी थर्ड ग्रेड एसएसटी के रिगार्डिंग। जो आगे आपको सेकंड ग्रेड में भी, पीएसआई में भी और आरएस में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। लगभग सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया हुआ है, बाकी सिलेबस लगभग सेम सा ही है सभी का। तो आज की क्लास अपनी रहेगी मैराथन क्लास रहेगी, इकोनॉमी से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं अपने थर्ड ग्रेड में उससे संबंधित। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न आपका है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती? जब राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किया जाता है, जब राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किया जाता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती है, क्योंकि डाटा कलेक्शन के लिए है, दोहरी गणना है, लोगों का सहयोग प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है, डाटा पूरे अवेलेबल नहीं होते, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो फेस करनी पड़ती है। तो इनमें से कौन सी है जो राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या नहीं है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, बिल्कुल कमी है यह समस्या। जन सहयोग की प्रचुरता नहीं है। अमौद्रिक क्षेत्र की विषमता, ये भी समस्या। निर्यातन उत्पादन में कमी, ये भी समस्या। तो जन सहयोग की प्रचुरता जो है वो समस्या नहीं, क्योंकि जन सहयोग है ही नहीं। पब्लिक सपोर्ट कभी भी राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं मिलता है, क्योंकि लोग अपनी आय को छुपाने की कोशिश करते हैं, ना कि उजागर करते हैं। तो इसलिए वो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए रहती है कि जन सहयोग की समस्या है। नेक्स्ट आपका है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान। देखिए, अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र आपके माने जाते हैं। पहला कृषि, दूसरा आपका उद्योग और तीसरा आपका जो है वो सेवा क्षेत्र है। इसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। दूसरा आपका है ये है द्वितीयक, और तीसरा क्षेत्र जो है वो है तृतीयक। अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है, डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि कृषि जो है उसका आपका माइनस होता जाएगा, इसका और इसका प्लस होते जाएगा। मींस कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो आपका होता है उनका है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जो आपका कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान, कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी अर्थव्यवस्था में कम होते जाएगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ोगे तो क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता जाता है, कंटिन्यूअसली उसमें बढ़ता रहता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का धीरे धीरे कम होते जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र का भी बढ़ता है। नेक्स्ट आपका है, दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया था? धन का पलायन सिद्धांत जो है उसका कौन सी बुक थी जिसमें दादाभाई नौरोजी ने इसका उल्लेख किया था कि अपने यहां से धन का जो है वो कहां पे जा रहा है? ब्रिटिश को जा रहा है, ब्रिटेन को जा रहा है। अपने यहां से धन जो है वो निष्कासित होके और कहां पे जा रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। और ये प्लाइन का सिद्धांत, जो धन के प्लाइन का सिद्धांत है ना, वो किसमें दिया था? पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, बुक इन्होंने लिखी थी, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, उसमें इस सिद्धांत का उल्लेख इन्होंने किया था। नेक्स्ट आपका है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? किसने ये जो है पहली भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की? प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, जिसमें आपके प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपए जो है वो प्रति व्यक्ति आय थी। कितनी थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय 1967-68 में, 1867-68 में पहली राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, जिसमें आपके राष्ट्रीय आय कितनी बताई गई थी? वो आपके बताई गई थी 20 रुपए प्रति व्यक्ति। और ये सबसे पहले किसने कैलकुलेशन किया था? ये दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले कैलकुलेशन किया था राष्ट्रीय आय का 67-68 में। नेक्स्ट आपका है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जो राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन है वो अलग अलग मेथड से की जाती है। हर देश की अपनी सुविधा अनुसार अलग मेथड होता है।
मल्टीपल मेथड भी यूज किए जाते हैं, एक से ज्यादा मेथड भी जो है वो राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं। अपने यहाँ पे कौन कौन सी विधियां की जाती, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। उत्पत्ति गणना विधि मीन्स की उत्पादन के पॉइंट पे जहाँ पे गणना की जाती है। आय विधि मीन्स की जो आप लोगों को जो साधनों को आय का भुगतान किया जाता है उसके अनुसार उसकी गणना। तो दोनों विधियां जो है वो आपके इसमें प्रयुक्त की जाती है। उत्पादन टोटल कितना उसके आधार पे भी, और उन उत्पादन करने के लिए साधनों को जो भुगतान किया गया उनको जो आय प्राप्त हुई उसके आधार पे भी। तो दोनों विधियां जो है वो आपको यूज की जाती हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है, मीन्स की कम ज्यादा से कम की ओर कौन सा सही क्रम है। ज्यादा से सही की ओर सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, उसके बाद में सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंट्रीब्यूशन के हिसाब से किसका कंट्रीब्यूशन है। दीजिए आंसर दीजिए आप लोग भी। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेवा क्षेत्र का, दूसरे पे उद्योग और तीसरे क्षेत्र पे कृषि क्षेत्र है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सेवा क्षेत्र का है, जो 55% अप्रोक्सीमेटली आपका सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन इसमें है। सबसे कम एग्रीकल्चर सेक्टर का है। नेक्स्ट आपका, भारत में स्तर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की जो कैलकुलेशन की जाती है वो दो तरीके से की जाती है। एक आपकी स्तर मूल्य पर, या इसको आप बेस ईयर भी बोल सकते हैं या आधार वर्ष भी बोलते हैं। और दूसरा आपका रहेगा बाजार मूल्य या करंट प्राइस। करंट प्राइस पे भी आप इसकी गणना करते हैं। बाजार मूल्य और करंट प्राइस की गणना में बिल्कुल सही है आपका गोपाल जी। उसमें बाजार मूल्य में और आधार वर्ष के अंदर डिफरेंस किस चीज का रहेगा कि आधार वर्ष के ऊपर जो कैलकुलेशन किया जाता है वो किसी एक वर्ष को, जैसे अपने यहाँ पे अभी जो आधार वर्ष जो है वो कौन सा है, 11-12 है। अब इस 11-12 को 100 मान के करंट प्राइस को उसके हिसाब से कैलकुलेटेड किया जाता है, जिससे आपके क्या है कि दोनों के बीच में क्या रहेगा, महंगाई का समायोजन रहता है। किसका रहता है, महंगाई का समायोजन। इसमें महंगाई का समायोजन किया जाता है। इसमें महंगाई आपकी प्लस रहती है, इसमें से महंगाई को आपके माइनस करके एक्चुअल तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। स्तर मूल्यों पे जो जीडीपी या राष्ट्रीय आय गणना की जाती है उसको वास्तविक आय बोलते हैं। और ये जो रहेगी आपकी मौद्रिक या नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल आय बोलते हैं। वास्तविक, और ये आपकी नॉमिनल आय मानी जाएगी। कौन सी मानी जाएगी, नॉमिनल आय इसको बोलते हैं अपन, नॉमिनल या, और इसको वास्तविक या जो आधार वर्ष के ऊपर कैलकुलेटेड की जाती है उसको। तो स्तर मूल्यों पर आधार वर्ष आपका कौन सा है, 2011-12। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। जीडीपी में तीन ही क्षेत्र आपके रहेंगे मेजर जो रहेगा वो, पहला कृषि आपका जिसको प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं अपन, दूसरा आपका उद्योग जिसको आप द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, और तीसरा आपका रहेगा सेवा क्षेत्र। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, आपका सेवा क्षेत्र का, दूसरे नंबर पर आपका औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरे नंबर पे आपका कृषि क्षेत्र। और जैसे जैसे कोई देश अगर डेवलपमेंट की या विकसित अवस्था की ओर बढ़ता है वैसे वैसे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होते जाएगा, और औद्योगिक सेक्टर और सेवा सेक्टर जो है उनका कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आपका बढ़ता जाएगा। तो इसमें आपके पूछा कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस क्षेत्र का है। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है आपका तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। किसका, सेवा या तृतीयक क्षेत्र जो है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, किसका, सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट आपका है, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है। अब जीडीपी की जब जीडीपी
या अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। और जब मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू की कमी होती है, या उसमें टूट फूट आती है, या रखरखाव का उसमें खर्च आता है। तो जो टूट फूट या रखरखाव का या जो उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, या जो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, वो वैल्यू में कमी जो आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? मूल्यह्रास। मशीनरी को इस्तेमाल करने के कारण उसमें टूट फूट और जो उसकी कीमत में जो कमी आती है उसको अपन बोलते हैं मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास किस में से घटाया जाता है? अपन जब जीडीपी में से मूल्यह्रास निकालते हैं, जीडीपी में से अगर सॉरी यहाँ पे जीएनपी दिया हुआ है, तो जीएनपी में से अगर मूल्यह्रास निकालेंगे तो आपका क्या आएगा? एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को माइनस किया जाता है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, ये ऑप्शन आपका यही कट गया, क्योंकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से डेप्रिसिएशन कभी भी माइनस नहीं होता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिगत आय, ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर, यहाँ पे आपकी आ जाएगी खर्च योग्य आय, इसमें ये भी नहीं होगा। तो जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को माइनस किया जाता है तो वो जो वैल्यू आएगी वो डेप्रिसिएशन है, या जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आपकी निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद है वो कैलकुलेटेड होता है, वो ज्ञात होता है। नेक्स्ट आपका है, भारत में ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार है? कि जो आपकी ग्रामीण आय जो है, रूरल आय, ग्रामीण आय जो है वो आपकी शहरी आय से कम है। शहरी आय आपकी ज्यादा है और ग्रामीण आय आपकी कम है। अब इसके पीछे कारण क्या है? किस कारण से ये जो अंतर जो आता है, जो आपकी ग्रामीण और शहरी आय, रूरल में और अर्बन इनकम में जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, वो किस कारण से आता है? कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ये डिफरेंस या अंतर इसमें आता है? तो उसमें अंतर का कारण क्या हो सकता है? किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर है और वैज्ञानिक कृषि के बारे में ज्ञान नगण्य। बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने पास अभी भी जो खेती होती है वो अधिकतर सेक्टर्स में जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उन्हीं तरीकों से, परंपरागत तरीके से ही खेती की जाती है, न कि न्यू टेक्नोलॉजी या नई जो आधुनिक तकनीकियां उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा खेती अभी भी किस तरीके से? ट्रेडिशनल तरीकों से ही की जाती है। विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट है उनकी आज भी वैल्यू कम है, बहुत कम है। और कुछ कहते हो, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग भी नहीं निकलती है। उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश भी कम हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है। और इन्वेस्टमेंट नहीं होने के कारण वो ट्रेडिशनल ही खेती कर पाते हैं, जो मॉडर्न टेक्निक जो है वो उसको नहीं अपना पाते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। और दूसरा मेजर कारण जो सबसे बड़ा है कि उत्पादों की जो वैल्यू है या प्राइस जो है वो कम मिलती है। और इससे है ज्यादातर क्या है कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको ज्यादा समय के लिए रोक के भी नहीं रख सकते कि आप भाई ज्यादा समय के लिए रोक के रख लो तो बाद में जब कीमत बढ़ेगी तब अपन बेच सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है जो इजीली खराब हो सकते हैं, आसानी से जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए उनको बेचना भी जल्दी पड़ता है। तो जो वैल्यू या मूल्य है वो मूल्य भी कम है और वैज्ञानिक तरीके से खेती भी नहीं है, और इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी कम हुआ। तो तीनों ही कारण है जिसकी वजह से अपने यहाँ पे रूरल सेक्टर्स में इनकम जो है वो अर्बन सेक्टर की बजाय कम है। नेक्स्ट आपका मैया पाठशाला पर आपको मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 13 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में 14% की, कितनी? 14% की आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड जो यूज करना है वो करना है JAN14 यूज करके आप 14% डिस्काउंट ले सकते हो मैया पाठशाला पे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। ज्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है हरित जीडीपी की गणना की जाती है। आजकल जीडीपी के साथ साथ में, नॉर्मल जीडीपी के साथ साथ में पर्यावरणीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हरित जीडीपी की भी गणना की जाती है। ग्रीन जीडीपी जिसको बोलते हैं उसकी भी गणना की जाती है, या हरित सकल घरेलू उत्पाद या ग्रीन जीडीपी, ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो ये गणना जो है वो किस तरीके से की जाती है? पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद में पर्यावरणीय श्रम लागत को जोड़ के नहीं किया जाता, जोड़ने से तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद से पर्यावरणीय श्रम तथा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की लागत को घटाकर जब आप जीडीपी में प्रोडक्शन करने के लिए, अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन करने के लिए जो पर्यावरण को आप क्षति पहुंचाते हो, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो, प्लस जो प्राकृतिक संसाधनों का जो ह्रास कर रहे हो, उनकी लागत को माइनस किया जाता है। वो माइनस करने के बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ग्रीन जीडीपी। क्या आएगी? ग्रीन जीडीपी। कि जो कुछ आपने अर्थव्यवस्था में एक पर्टिकुलर वर्ष में उत्पादन किया, उस उत्पादन की वजह से जो पर्यावरण को आपने नुकसान पहुंचाया है, उस इन्वायरमेंटल जो लॉस जो किया है, उसको माइनस करने के बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रीन जीडीपी या हरित सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा या कौन सा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है? प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर का सूचक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, वहां के लोगों का जीवन कैसा होगा, वो आइडिया अपन किससे लगाते हैं? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। जितनी प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वो उतना ही डेवलप कंट्री माना जाएगा। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय आय अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है आप लोगों को भी? कंफर्म कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर का सूचक है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित आय का मापन है। कि जो राष्ट्रीय आय होती है, जो उत्पादन के साधन जो होते हैं, मीन्स की जो प्रोडक्शन करने के लिए आप साधन जो यूज करते हैं, फैक्टर्स जो यूज करते हैं, उनको जो भुगतान किया गया है वो आपके इसमें उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित आय का मापन है। व्यक्तिगत आय सभी स्रोतों से व्यक्तियों की वास्तविक वर्तमान आय प्राप्तियों का एक मापन है, बिल्कुल सही है। अंतिम वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से जिनका उपयोग पुनः बिक्री के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनका उसके बाद में फिर से इस्तेमाल नहीं होता, मीन्स की सीधा कंजम्पशन हो जाता है, वो अंतिम वस्तुएं होती है जिनका दोबारा कोई भी उपयोग या इस्तेमाल नहीं होता, उनको अंतिम वस्तुएं बोलते हैं। तो कौन सा गलत कथन गलत हो गया आपका? लास्ट फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है, खर्च योग्य आय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपकी जो व्यक्तिगत आय है, अब व्यक्तिगत आय से आपको निकालनी है खर्च योग्य आय। कौन सी निकालनी है? खर्च योग्य आय। अब इनके दोनों के बीच में अंतर किस चीज का रहेगा? व्यक्तिगत आय और खर्च योग्य आय में जो अंतर होता है वो होता है कि जो आपकी लीगल लाइबिलिटी है
उसका भुगतान करने के बाद में जो पैसा बचेगा व्यक्तिगत आय में से, लीगल लाइबिलिटी का आपके भुगतान करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपकी आती है खर्च योग्य आय। लीगल लाइबिलिटी में आपका इनकम टैक्स रहेगा या अदर कोई गवर्नमेंट जो ड्यूटीज अगर आपकी बाकी है तो उनको पे करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी खर्च योग्य आय। तो यहाँ पे आपके खर्च योग्य आय, निजी आय और प्रत्यक्ष करों के बीच का अंतर, खर्च योग्य आय व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष करों के बीच का अंतर, खर्च योग्य आय व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष करों के बीच का अंतर, और खर्च योग्य आय निजी आय और अप्रत्यक्ष करों के बीच का अंतर। खर्च योग्य जो आय है वो व्यक्तिगत आय में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो आपकी आएगी, क्या आएगी, खर्च योग्य आय। इनके बीच में अंतर क्या रहेगा, प्रत्यक्ष करों का, प्रत्यक्ष कर माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी खर्च योग्य आय। तो खर्च योग्य आय और व्यक्तिगत आय के बीच में अंतर किसका रहता है, वो अंतर रहता है आपके प्रत्यक्ष करों का, इनकम टैक्स का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा राजकोषीय नीति का भाग है। अब दो नीतियां अर्थव्यवस्था में कार्य करती है, एक राजकोषीय नीति और दूसरी आपकी होगी मौद्रिक नीति। दूसरी कौन सी होगी, मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति जो है वो सरकार के द्वारा मैनेज की जाती है और मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई के द्वारा मैनेज की जाती है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा मैनेज की जाती है। मौद्रिक नीति में आपके सारे के सारे जो फाइनेंशियल टूल्स जो काम में लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं किस तरह से, जैसे आपकी उसमें मनी में, मार्केट में मनी की सप्लाई को कम ज्यादा करने वाले टूल्स जो होते हैं उनको काम में लिया जाता है कि मनी की सप्लाई को कम करना है या ज्यादा करना। अगर कम करना तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू ट्रेजरी बिल्स को जो है वो खरीदा जाएगा, या इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं जिसमें आपके इंटरेस्ट रेट्स को, सीआरआर को, एसएलआर को, इनको कम और ज्यादा करके मार्केट में मनी की सप्लाई को है वो कंट्रोल किया जाता है। राजकोषीय नीति जो है सरकार के द्वारा की जाती है और सरकार के द्वारा उसमें सार्वजनिक आय और व्यय का लेखा जोखा रहता है पूरा। सार्वजनिक आय मींस कि गवर्नमेंट को जो इनकम होती है, और इसमें स्पेशल जो रहता है वो कर इनकम होती है, कर आय के द्वारा, और साथ साथ में जो सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं जो सोशल सिक्योरिटीज के ऊपर है। इसके अलावा गवर्नमेंट इस तरह के डेवलपमेंट पॉलिसीज लाके जहां पे लोगों को रोजगार मिले और जो आय का प्रवाह है वो सरकार से जनता की ओर होता है, उस तरह की पॉलिसियां लाके भी करती है। और जब उनको कंट्रोल करना होता है, पैसे की सप्लाई को कम करना होता है, तो टैक्सेस को बढ़ाते हैं और सार्वजनिक व्यय को कम कर देते हैं ताकि लोगों के पास में पैसा कम से कम पहुंचे, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो राजकोषीय नीति का भाग जो है वो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय होता है। कौन सा होता है, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक बजट और बैंक दर जो है वो मौद्रिक नीति का पार्ट हो गया। कर नीति जो है वो राजकोषीय, लेकिन वैधानिक तरलता अनुपात किसका है, मौद्रिक नीति का पार्ट हो गया। सार्वजनिक ऋण और नकद कोष अनुपात, सार्वजनिक ऋण जो है राजकोषीय नीति का पार्ट है और नकद कोष अनुपात किसका है, मौद्रिक नीति का पार्ट है। तो राजकोषीय नीति का पार्ट कौन सा है, सार्वजनिक आय और व्यय जो है वो राजकोषीय नीति के पार्ट या भाग है। नेक्स्ट आपका है बचत प्लस उपभोग बराबर है। जो सेविंग आप कर रहे हो और जो कंजप्शन आप कर रहे हो उन दोनों का योग जो है वो क्या रहेगा। आपके पास में 100 रुपए की बचत है प्लस 200 रुपए का आपका कंजप्शन है, टोटल आपके पास में 300 रुपए हो। 300 रुपए क्या कहलाएंगे। अब इसमें राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, व्यय करने योग्य आय और प्रति व्यक्ति आय क्या रहेगा। देखिए व्यक्तिगत आय जो होती है, व्यक्तिगत आय बराबर, व्यक्तिगत आय किसके बराबर होगी, आपकी जो खर्च योग्य आय जो रहेगी, खर्च करने योग्य आय प्लस प्रत्यक्ष कर। और खर्च करने योग्य आय कौन सी होगी आपकी, खर्च करने योग्य आय। खर्च करने योग्य आय किसके बराबर होगी आपकी, जो आपके पास में जो कुछ बचा हुआ है, जो कुछ आपके बचा हुआ उसका आप क्या करोगे, या तो बचत करोगे, या क्या करोगे, कंजप्शन करोगे,
या तो पूरा बचत कर सकते हो, पूरा कंजप्शन कर सकते हो, बट दोनों का जो टोटल होगा वो आपकी क्या होगी, खर्च करने योग्य आय। खर्च करने योग्य आय में अगर प्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं तो क्या होगी, आपकी व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद में खर्च योग्य आय, और खर्च करने योग्य आय में से अगर बचत घटाते तो उपभोग, और उपभोग घटाते तो बचत, और दोनों को जोड़ते हो तो आपकी खर्च करने योग्य आय आती है। क्या आती है, खर्च करने योग्य आय। तो जो बचत प्लस उपभोग है वो किसके बराबर होता है, आपका व्यय करने योग्य जो आय होती है, खर्च करने योग्य आय, उसके बराबर होता है। किसके बराबर में, खर्च करने योग्य आय के बराबर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार कौन सा कथन है वो सत्य है। एनएसओ के जो 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। किसके संदर्भ में है, ये भारत के संदर्भ में, न कि राजस्थान के संदर्भ में। वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4 रहने का अनुमान है। सकल स्तर पूंजी निर्माण स्तर कीमतों पर 6.40 रहने का अनुमान, बढ़ने का अनुमान है। निजी अंतिम उपभोग व्यय स्तर कीमतों पर 6.40 बढ़ने का अनुमान है। वास्तविक सकल मूल्य वर्धन में 7.3% की वृद्धि का अनुमान है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। थैंक यू। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सही है, तो वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 6.4, सकल स्तर पूंजी निर्माण 6.4, निजी अंतिम उपभोग व्यय 6.4 और सकल मूल्य वर्धन में वृद्धि दर 7.3, चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। इस पर आर्थिक समीक्षा 2024-25। नेक्स्ट आपका राजस्थान आर्थिक समीक्षा का आपका 700 प्लस एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज की फॉर्म में चल रहा है। किसमें, टेस्ट की फॉर्म में। और इसमें आपको टोटल 700 प्लस एमसीक्यू, टोटल 700 प्लस 250 का एक आपको मेगा टेस्ट मिलेगा इसमें। तो टोटल आपको 950 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। बजट के कवरेज के साथ में शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज आपकी उसमें डाल दी गई है और सभी का सॉल्यूशन भी लाइव उसमें करवाया गया आपको। तो किसी को भी अगर तैयारी करनी है राजस्थान आर्थिक समीक्षा की तो इसमें से कर सकते हो। अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसमें अपने 20 में से 13 क्वेश्चन आए थे टोटल। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये भारत के संदर्भ में, न कि राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र और उसकी वृद्धि दर। कृषि क्षेत्र 3.8, सेवा क्षेत्र 7.2 और औद्योगिक क्षेत्र 6.2, इनको सुमेलित करना है। तो कृषि क्षेत्र के लिए 3.8, सेवा क्षेत्र 7.2 और औद्योगिक क्षेत्र 6.2। आपका 1 2 3 4 1 2 3 जो है वो सही है। ये याद रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है वो 3.8, सर्विस सेक्टर की 7.2 और औद्योगिक क्षेत्र 6.2 जो है वो ग्रोथ रेट थी 24-25 की समीक्षा के अनुसार। और अभी के जो थर्ड ग्रेड में पेपर में आएगा वो 24-25 की आर्थिक समीक्षा में से ही आपको प्रश्न आएंगे। बैंकों द्वारा साख निर्माण में कौन सी शर्त आवश्यक होती है। जब बैंकों के द्वारा साख निर्माण किया जाता है या क्रेडिट जो है वो क्रिएट की जाती है मार्केट में, तो उसके लिए आवश्यक क्या है, क्या क्या आवश्यक है जिसके आधार पे बैंकों के द्वारा साख निर्माण की जो है प्रक्रिया की जाती है। तो उधार लेने वाले उपलब्ध होने चाहिए, लोगों में बैंकिंग की आदतें हो, बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का भरोसा हो। तो तीनों चीजें होगी तभी बैंकें जो है वो मार्केट में क्रेडिट जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी, साख का निर्माण कर पाएगी। कब कर पाएगी, जब लोगों को बैंक पर भरोसा हो, बैंकों के पास में लोगों के पास में बैंकों की आदतें हो और उधार लेने वाले व्यक्ति भी हो अवेलेबल, तभी बैंकिंग किसी को क्रेडिट दे सकती। लोगों को बैंकिंग पर भरोसा है, बैंकिंग की आदत पे उधार लेने वाले अगर नहीं होंगे तो फिर उसका भी कोई औचित्य नहीं रहता है। तीनों शर्तें आवश्यक होने पर ही बैंकों के द्वारा साख निर्माण बाजार में किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका साख नियंत्रण के उद्देश्यों में सम्मिलित है। जो क्रेडिट कंट्रोल जो है, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है या नियमित की जाती है, तो उसका पीछे रीजन क्या, किस उद्देश्य से जो है वो क्रेडिट पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है और उसको मैनेज किया जाता है, क्या कारण है उसमें। कीमत स्तर में स्थिरता, विनिमय दरों में स्थिरता, आय व रोजगार के उच्च स्तर पर स्थिरता, तीनों ही कारण है जिसकी वजह से मार्केट में क्रेडिट पॉलिसी जो है उसको आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। क्रेडिट पॉलिसी जो है वो आरबीआई के द्वारा मैनेज की जाती है। उसके लिए स्पेशली दो तरीके के टूल्स काम में लिए जाते हैं। एक आपका है क्वांटिटिव और एक क्वालिटी। क्वांटिटिव में परिमाणात्मक या मात्रात्मक विधि होती है जिसमें आपके कहीं ना कहीं ऐसा एक जो है वो वैल्यू से कुछ रहेगा चेंज इंटरेस्ट रेट में या
उसमें ऊपर नीचे कुछ ना कुछ रेट में चेंज का होगा, वो आपके मात्रात्मक होते हैं। जहां पे रेट या दर से संबंधित रहेगा वो आपका रहेगा मात्रात्मक या परिमाणात्मक, और जहां पे उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने से होगा, जैसे मात्रा पे फर्क नहीं पड़ रहा हो आपका सीधा, लेकिन उसकी क्वालिटी में अगर परिवर्तन से संबंधित होगा, जिसको बोलते हैं अपन गुणात्मक उपाय। क्या क्या रहेगा? मात्रात्मक, और दूसरा रहता है आपका गुणात्मक। जहां पे गुणवत्ता से संबंधित होगा इसमें आएगा, मात्रा से संबंधित हो उसमें आएगा, जिसमें बैंक दर आएगी आपके, इसके अलावा आपके रेपो रेट आएगा, रेपो दर आएगा, सीआरआर आएगा, एसएलआर आएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन आएगा। इस तरह की जो है जिससे डायरेक्ट मात्रा पे प्रभाव पड़ेगा, क्वांटिटी पे इफेक्ट आएगा, वो आपके मात्रात्मक आएगा। इसमें आपका चयनात्मक साख आएगा। चयनात्मक साख मींस कि किस पर्टिकुलर सेक्टर को कितना साख देना है वो आएगा। मार्जिन का निर्धारण आएगा, मार्जिन आएगा। इसके अलावा नैतिक दबाव आएगा, डायरेक्ट उसको कंट्रोल करने के लिए, या इसके अलावा इसमें आपके उसकी पर्टिकुलर सीलिंग डिसाइड करने के लिए, या एक जो है सीमा निर्धारण कर आएगा कि इतना ही इस सेक्टर को आप लोन दे सकते हो। ये आपके गुणात्मक में आएगा कि उसकी क्वालिटी में सुधार करना, और जहां पे मात्रा में सीधा परिवर्तन आएगा वो मात्रात्मक आएगा। और साख नियंत्रण के उद्देश्य में कीमत स्तर में स्थिरता, विनिमय दर में स्थिरता, आय और रोजगार के उच्च स्तर पर स्थिरता, तीनों ही उद्देश्य होते हैं, जिसके उद्देश्य से आपकी जो साख पॉलिसी जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? जो व्यापारिक या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक जो होते हैं, उनका निम्न में से कौन सा है वो कार्य व्यापारिक बैंकों का नहीं है? साख का निर्माण करना बिल्कुल है, नोट निर्गमन का कार्य नहीं है, ऋण प्रदान करना है, और आंतरिक व विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन करना भी है। तो कौन सा नहीं है? नोट निर्गमन का कार्य है वो किसका है? व्यापारिक बैंकों का नहीं होकर किसका है? आरबीआई का है। किसका है? आरबीआई का जो है वो है नोट निर्गमन का कार्य, जो किस आधार पर नोट निर्गमन करती है? न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर आरबीआई के द्वारा नोट निर्गमन किए जाते हैं, जिसके लिए 200 न्यूनतम कोष जो है वो डिसाइड किया गया है, 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ का जो है वो क्या है आपके? गोल्ड, और 85 करोड़ की जो है वो है आपकी विदेशी प्रतिभूतियां और करेंसी। विदेशी प्रतिभूतियां और करेंसी जो है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई को 200 करोड़ का, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां रखना अनिवार्य है। उसके पीछे धरोहर के रूप में, किसके? करेंसी निर्गमन से या नोट निर्गमन से पहले धरोहर के रूप में 200 करोड़ रुपीज आरबीआई को रखने अनिवार्य है। यदि बैंक के नकद कोष अनुपात का प्रतिशत घटा दिया जाए तो बैंक की साख निर्माण शक्ति में क्या फर्क पड़ेगा? नकद कोष अनुपात, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर एक वो निश्चित प्रतिशत भाग होता है जो बैंकों को अपनी कुल जमा का नकद के रूप में आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। डिफरेंस क्या है सीआरआर और एसएलआर में? कि सीआरआर को कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, एसएलआर को लिक्विड सिक्योरिटीज के रूप में बैंकों को अपने पास रखना होता है। क्या डिफरेंस रहेगा? सीआरआर आरबीआई के पास में रहता है नकद की फॉर्म में, जमा के कुछ प्रतिशत भाग जो डिसाइड होता है उसके आधार पे आरबीआई के पास में, और एसएलआर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड सिक्योरिटीज में रहता है, जिसमें कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, किसी की कोई सिक्योरिटीज भी हो सकती है जो इजीली मार्केट में सेल करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, नकद में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी सिक्योरिटीज में रखा जाता है एसएलआर। और सीआरआर जो है वो नकद की फॉर्म में आरबीआई के पास में रहता है। किसके पास में रहता है? आरबीआई के पास में। तो अगर नकद कोष अनुपात का प्रतिशत घटा दिया जाता है, अगर मान लो 5% से 4% कर दिया जाएगा, तो इससे साख निर्माण की शक्ति पे बैंकों के क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि उनकी साख निर्माण की क्षमता वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां पे पहले 5 रुपए आरबीआई के पास में रख रहे हैं, अब 4 ही रखना पड़ेगा, तो 1 रुपया जो आपके पास में बच गया, इससे आप अतिरिक्त साख का निर्माण कर सकते हो, अतिरिक्त लोन मार्केट में आप दे सकते हो। नेक्स्ट आपका है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई दोनों का विलय किस में हुआ था? ओबीसी और यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है, इनका मर्ज किस में हुआ था? मर्ज है वो किस में हुआ था? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स
और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो विलय है वो पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। किसमें होता? पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में। स्टेट बैंक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से किस प्रकार अलग है? जो आपके नेशनलाइजेशन बैंक के जो है उसमें और एसबीआई में क्या अंतर है, क्यों अलग है? क्योंकि नेशनलाइजेशन बैंकों की श्रेणी में एसबीआई को नहीं माना जाता है। एसबीआई अलग से अपना लॉ लेके चल रही है 1955 एसबीआई अधिनियम 1955 के तहत। तो इसमें क्या अंतर है आपका? कीजिए, आंसर कीजिए आपके कि स्टेट बैंक बाकी बैंकों से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार इनमें अंतर है। ये सरकारी बैंक है, वो तो दोनों ही है, बाकी बैंक भी सरकारी। ये कृषि एवं ग्रामीण साख को प्राथमिकता देते हैं, कृषि और ग्रामीण साख के लिए नाबार्ड ज्यादा आपके उसमें प्राथमिकता है। ये राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति को अपने लाभ से अधिक महत्व देता है, ये भी सही है, लेकिन बाकी बैंक भी देती है। ये रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं है, वहां रिजर्व बैंक के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। जहां पे आरबीआई की पहुंच नहीं है वहां पे एसबीआई आरबीआई का कार्य करती है। ये इनमें बाकी नेशनल बैंकों से भिन्न या अलग या अंतर है। नेक्स्ट आपका है, एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? अर्थव्यवस्था के लिए सबसे पहले जो आवश्यक होता है वो है क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, पहला दूसरा सबसे पहला रहेगा किसके लिए, किसके लिए। दूसरा आपका क्या उत्पादन किया जाए, और फिर लास्ट ऑप्शन आता है कि कैसे किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। तो कौन सी है जो केंद्रीय समस्या नहीं है? वो है कहां उत्पादन किया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उत्पादन आप जहां पे भी आपके पास में फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वहां उत्पादन कर सकते हो, लेकिन ये निर्धारित करना है समस्या जो है वो सबसे पहली कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए। ये केंद्रीय समस्या जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो अर्थव्यवस्था की है कि कहां से शुरू करें, किसके लिए करें, क्या करें और कैसे करें। नेक्स्ट आपका है, किसी देश की औसत आय कहलाती है। औसत आय जो होती है वो क्या कहलाती है? औसत आय और प्रति व्यक्ति आय एक ही होती है कि जब देश की या राष्ट्रीय आय में जब जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो उसको औसत आय या प्रति व्यक्ति आय दोनों कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी मीन्स की निजी व्यक्तियों द्वारा, समाजवादी मीन्स की सरकार द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था मीन्स की दोनों का, और स्वतंत्र मीन्स की जिसमें जो मार्केट में पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल जो होती है, जिसमें किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, समाजवादी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जब स्टार्टिंग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब शुरुआत हुई थी तब भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें सरकार द्वाराधीन और सरकार द्वारा ही संचालित उद्योग धंधे थे। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, समय बीतता गया, वैसे वैसे वो मार्केटोन्मुख, बाजारोन्मुख होती गई और वर्तमान में दोनों स्वरूप है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था का। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है। जो बाजार कीमतों पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आप निकालते हो उसमें क्या करते हैं अपन? जब सकल घरेलू उत्पाद मीन्स की जीडीपी जो है वो आपकी मार्केट प्राइस पे अगर आप निकाल रहे हो तो आपकी जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पे जो है फैक्टर कॉस्ट पे, उसमें से क्या करते हो आप? प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, तब जाके आपका फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जीडीपी कन्वर्ट होती है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? अनुदान है, उसको आप माइनस कर देते हो, उसके बाद में आप बाजार कीमत पे परिवर्तित कर पाते हो। तो जो आपकी बाजार कीमत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें आपका अनुदान या सब्सिडी शामिल नहीं होती है। फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत जो होती है उसमें आपका अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता, अनुदान शामिल होता है। ये दोनों में अंतर होता है कि जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत से अगर बाजार कीमत के ऊपर अगर जीडीपी का कैलकुलेशन पूछा जाता है तो साधन लागत में से
अप्रत्यक्ष कर को जोड़ के अनुदान को माइनस करने, सब्सिडी को माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी आपकी, वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगी। क्या आएगी? जीडीपी एट सकल घरेलू उत्पाद एट बाजार कीमतों पे आएगा। नेक्स्ट आपका है भारत की 12वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य है। जो 12वीं योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि या विकास। तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि या विकास। तीव्र मीन्स की तेज गति से, धारणीय मीन्स की इस तरीके से विकास करना कि आपको वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना बट फ्यूचर की आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए, और समावेशी मीन्स कि सबको ध्यान में रखकर सबको साथ में लेकर विकास करना। यह उद्देश्य था आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट आपका है आर्थिक प्रगति का सही माप क्या है? अगर किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का या इकोनॉमिक जो प्रगति जो है उसका सही कॉन्सेप्ट जो माप है वो कौन सा है? तो आर्थिक प्रगति का सही माप है आपकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। वास्तविक मीन्स की जो बेस ईयर के आधार पे आपकी कैलकुलेटेड की जाती है। किसके आधार पे? बेस ईयर के आधार पे अगर जो कैलकुलेटेड की जाती है उसके आधार पे सतत वृद्धि अगर होती है तो उसको अपन बोलते हैं सही आर्थिक प्रगति। सही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तब मानी जाएगी जब वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कंटिन्यूअसली बढ़ती है। नेक्स्ट आपका है एक अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन सी समस्या नहीं है? ये आपका रिपीट हो चुका क्वेश्चन। ये आपके वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध है आपके लिए। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी शायद हो गई है। ऑनलाइन टेस्ट आपको अभी उपलब्ध है, आपकी प्राइस 1599 रुपए। अभी आप 14% जो है वो मकर संक्रांति का डिस्काउंट ले सकते हैं। आरपीएससी की जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आपको, आरपीएससी का जो पाठ्यक्रम उसके अनुसार आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। कुल 24 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हो, या मैया पाठशाला वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हो, या मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड करके भी आप उसके थ्रू भी जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है उससे क्या अभिप्राय? एक होगी जो सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड होती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक जो बाजार के द्वारा कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड होती है उसको बोलते हैं अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या निजी अर्थव्यवस्था। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जहां पे सरकार एवं निजी सेक्टर दोनों का सहस्तित्व, दोनों के साथ में समान रूप से संचालित होती है, उस तरह की अर्थव्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो भारत की गिनती किस प्रकार के देशों में की जाती है? विकसित है, विकासशील है, या अविकसित है, या अर्धविकसित, या पिछड़ा राष्ट्र? किस तरह का राष्ट्र या किस तरह के राष्ट्र की श्रेणी में आता है? तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अगर अपन देखते हैं तो भारत जो है विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आता है। किस तरह के में आता है? विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आता है, डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आता है, नहीं कि डेवलप कंट्री की श्रेणी में। मीन्स की विकसित की ओर या विकास की ओर बढ़ रहा है, अभी विकसित हुआ नहीं, विकसित होने की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। भारत में ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है। यह आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है वापस। नेक्स्ट आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारत की जनता का काफी बड़ा भाग अब भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है। देखिए 1947 के बाद से लेकर अभी तक प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय दोनों बढ़ी है। भले ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो, असमान आय का वितरण हो, बट बढ़ी है, और उसके हिसाब से आपकी प्रति व्यक्ति आय उसमें भी वृद्धि हुई है। बट भारतीय जनता का काफी बड़ा भाग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे है। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो है वो काफी बड़ा भाग जो है वो आज भी जो है वो गरीबी की श्रेणी में आता है। बट 47 के अवधि में राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। ऐसी बात नहीं है प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी, वो भी बढ़ी है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? हार्ड करेंसी जो होती है
करेंसी आपको मार्केट में दो तरह से मिलेगी, एक सॉफ्ट मिलेगी और एक हार्ड करेंसी मिलेगी। जो आसानी से उपलब्ध होगी वो सॉफ्ट करेंसी रहेगी और जो डिफिकल्टी या मुश्किल से उपलब्ध होगी उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी के ट्रेंड के हिसाब से अपन उसको डिसाइड करेंगे कि कौन सी करेंसी हार्ड है और कौन सी करेंसी सॉफ्ट है। जिस करेंसी की आपूर्ति ज्यादा और डिमांड कम होती है उसको बोलते हैं अपन सॉफ्ट करेंसी, और जिस करेंसी की आपूर्ति कम और डिमांड ज्यादा होती है उसको बोलते हैं अपन हार्ड करेंसी, मींस की डिफिकल्टी या मुश्किल से मिलने वाली करेंसी, मुश्किल से मिलने वाली करेंसी। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, आपूर्ति जो है वो मांग की अपेक्षा अगर कम होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ड करेंसी बोलते हैं, और जिसकी आपूर्ति ज्यादा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्ट करेंसी। कौन सी बोलते हैं, सॉफ्ट करेंसी। नेक्स्ट आपका सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य, सॉफ्ट करेंसी कौन सी होती है, तो जिस करेंसी की आपूर्ति बाजार में मांग के मुकाबले ज्यादा होती है उस करेंसी को अपन बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अगर अधिक होती है तो वो आपकी क्या होती है, सॉफ्ट करेंसी। नेक्स्ट आपका है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं। इस तरह की मुद्रा जिसको कोई व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता कानूनन तौर पे, उस मुद्रा को अपन क्या कहते हैं। जिस मुद्रा को या करेंसी को लेने से कानूनन तौर पे कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता उस करेंसी को अपन क्या बोलेंगे, तो वो होती है आपकी विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा मीन्स लीगल टेंडर जो होती है, लीगल टेंडर करेंसी जो होती है उसको बोलते हैं अपन विधिग्राह्य मुद्रा, जिसको कानूनन तौर पे आप मना नहीं कर सकते कि मैं ये नहीं लूंगा। भारत में जो रुपया है वो विधिग्राह्य मुद्रा है, उसमें से भी जो नोट आपके है वो असीमित है और करेंसी जो सिक्के या कोइन जो है वो सीमित विधिग्राह्य जो है वो करेंसी है, मींस की लिमिटेड ही लेना स्वीकार कर सकता है सिक्के को, बट कागजी मुद्रा को आप लेने से मना नहीं कर सकते, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा के तौर पे मानी जाती है। बट सिक्के जो आपके हैं वो सीमित विधिग्राह्य मुद्रा मानी जाती है, क्या है, सीमित या लिमिटेड लीगल टेंडर मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है। सस्ती मुद्रा से आपका क्या अभिप्राय, मीन्स की जो आसानी से उपलब्ध हो सके बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के, वो हो गई आपके लिए सस्ती मुद्रा, क्योंकि जो इजीली अवेलेबल हो सके वही। देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना, देश में औद्योगिक व्यवसाय और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना, देश में उद्योगों व्यवसाय और उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना, विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष में सस्ते में उपलब्ध होना। विदेशी मुद्रा जब सस्ते में आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सस्ती मुद्रा। नेक्स्ट आपका है किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी की श्रेणी में आती है। हार्ड करेंसी मीन्स की इस तरह की करेंसी जो आसानी से मार्केट में उपलब्ध नहीं है, मीन्स की जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, उस तरह की करेंसी को अपन बोलते हैं हार्ड करेंसी। और हार्ड करेंसी जो है वो कौन से देशों की आती है, तो जो देश डेवलप होते हैं, जिनका ज्यादा रोजगार और ज्यादा व्यापार होता है, उन देशों की करेंसी जो होती है वो आपकी हार्ड करेंसी की श्रेणी में आती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उन देशों की करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है। जैसे यूरोपियन पौंड और आपके उसके बाद में यूरो, इसके अलावा अमेरिकन डॉलर जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड करेंसी की श्रेणी में आता है, क्योंकि वहां पे डेवलप कंट्रीज होने के कारण वो लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट में व्यापार करते हैं, जिसके कारण उनकी करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो विकसित देश जो होते हैं उनकी करेंसी जो होती है वो हार्ड करेंसी की श्रेणी में आता है। किस तरह की श्रेणी में आता है, हार्ड करेंसी की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट आपका है भारत की विधिग्राह्य मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा जो है वो रुपया है, डॉलर अमेरिका की है, यूरो यूरोपियन कंट्रीज की है, और पाउंड स्टर्लिंग जो है वो भी यूरोपियन कंट्रीज की विधिग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट आपका है सही कथन है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है उसे हार्ड करेंसी कहलाती है। और वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है कि किस तरह की करेंसी जो है वो किस टाइप की होती है।
जो करेंसी एक जगह से दूसरी जगह प्लाइन करने की जिसकी क्षमता ज्यादा होती है या बहुत जल्दी जल्दी दौड़ती है उसको हॉट मनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट मनी। यह स्टेटमेंट आपका सही। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है वो हार्ड करेंसी कहलाती है। बिल्कुल सही है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम होती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। गलत है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। बिल्कुल सही है आपका कि जो इसकी शीघ्र प्लाइन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो हॉट मनी, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है हार्ड करेंसी, और जिसकी डिमांड कम होती है उसको सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। तो आपका 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। 1, 2, 4 जो आपका है वो सही है। नेक्स्ट आपका है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। जब गवर्नमेंट के द्वारा मार्केट में से जो आपकी पुरानी मुद्रा है उसको समाप्त करके नई मुद्रा अगर मार्केट में अगर जारी की जाती है तो उस प्रोसेस या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब मार्केट में अगर पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को अगर किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। और आपने यहाँ पे विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को कौन से 500 व 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। कौन कौन से नोट? 500 और 1000 के नोट का 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट आपका मुद्रा संकुचन का कारण होता है। संकुचन का कारण क्या होता है? कि जो मुद्रा है उसका संकुचन या कमी जो या कम होना लग जाता है, उसका कारण क्या है? जब मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी, निर्यात की तुलना में आयात में कमी, माल व सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। जब मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी होती है ना तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुद्रा का संकुचन, कि उसकी माल व सेवाओं में कमी आती है। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति में जो है वो M3 में किसको शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? आरबीआई के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति के लिए 4 कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, M1, M2, M3 और M4। M1 में क्या होता है? सर्कुलेशन इन मनी इन मार्केट। उसके अलावा आपकी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ये आपका M1 में शामिल होता है। M2 में आपका क्या रहता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस एसबी सेविंग बैंक अकाउंट। M3 जो है आपका उसमें M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट जो आपकी है, सॉरी टाइम डिपॉजिट जो आपकी है, बैंकों की टाइम डिपॉजिट, उसको इसमें शामिल किया जाता है, टाइम डिपॉजिट। और M4 में M3 प्लस अदर पोस्ट ऑफिस जो रहती है, अदर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये आपका कैलकुलेशन। इसको सबसे M1 वो सबसे तरल माना जाता है और इसको क्या बोलते हैं अपन? नैरो मनी। और M1 है, M3 जो है उसको आपके बोलते हैं ब्रॉड मनी या विस्तृत मुद्रा की श्रेणी में। क्या बोलते हैं? विस्तृत मुद्रा। तो अब M3 में कौन सा शामिल आपके नहीं है? M1 में आपके करेंसी, जनता के पास नकद जमा, करेंसी इन सर्कुलेटेड इन मार्केट, डाक खानों की अन्य जमाएं M2 में शामिल होती है और M4 में शामिल होती है, M3 में शामिल नहीं होती। बैंकों की मांग जमा M3 में शामिल होती है, बैंकों की सावधि जमा वो भी M3 में शामिल होती है। तो डाक खानों की या पोस्ट ऑफिस की अन्य डिपॉजिट जो अदर डिपॉजिट्स होती है वो आपकी इसमें M3 में शामिल नहीं होती। पीएसआई का हिंदी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एज पर आरपीएससी परीक्षा पैटर्न पर उपलब्ध है।
टोटल 20 टेस्ट होंगे, जिसमें से 14 टॉपिक वाइज और 6 टेस्ट जो है वो फुल लेंथ होंगे 100 एमसीक्यू प्रत्येक टेस्ट में। 75 क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज प्लस 25 क्वेश्चन जो है परिभाषिक शब्दावली से संबंधित रहेंगे आपके। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और ये आपको हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर लीजिए। मय पाठशाला पे आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ऑनलाइन उसकी हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी जगह टेस्ट सेंटर्स भी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सेंटर है वो भी बनाए गए हैं आपको। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर कौन सी है? आधिकारिक विनिमय दर जो है भारतीय रुपये है, उसकी विनिमय दर जो आधिकारिक है वो कौन सी है? तो जो रुपए की जो है आधिकारिक विनिमय दर जो है वो चुनी हुई विदेशी मुद्राओं का एक समूह या बास्केट होता है। उस बास्केट के आधार पे जो है रुपए की विनिमय दर है उसका निर्धारण किया जाता है। एक पर्टिकुलर बास्केट के आधार पे, जिसमें कुछ देशों की जो इंपोर्टेंट और जो डेवलप कंट्री जिनका सबसे ज्यादा मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लेन देन होता है, उन करेंसीज का एक बास्केट होता है। उस बास्केट्स के आधार पे जो है एक्सचेंज रेट जो है उसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। जो अपने यहाँ पे विदेशी मुद्रा जो आती है एक्सपोर्ट्स है, उस मुद्रा का सबसे ज्यादा खर्च वापस किस पे होता है? जो विदेशी मुद्रा का खर्च अपने यहाँ पे लोग करते हैं वो किसके ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का खर्च करते हैं? तो वो आपके जो है पेट्रोलियम का जो आयात कर रहे हैं उसके ऊपर, क्रूड ऑयल का जो आयात कर रहे हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपके जो है विदेशी करेंसी खर्च होती है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, करेंसी से संबंधित होता है, अवमूल्यन मुद्रा से संबंधित होता है और उसमें दो शब्द काम में लिए जाते हैं। एक अवमूल्यन होता है और एक होता है डेप्रिसिएशन, जो किसी करेंसी की वैल्यू कम से संबंधित है। अधिमूल्यन होता है जो जिसमें करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, बट अवमूल्यन जो होता है वो होता है करेंसी की वैल्यू को कम करने से संबंधित। एक डेप्रिसिएशन होता है जो भी करेंसी की वैल्यू को कम करने से संबंधित होता है। जब मार्केट की परिस्थितियों के कारण किसी करेंसी की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उस कंडीशंस को या उस अवस्था को अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन या ह्रास। लेकिन जब कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर कम करता है, दूसरे देश की करेंसी की तुलना में अपनी देश की करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर अगर कोई कंट्री कम करती है तो उसको बोलते हैं अपन डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन। और जब मार्केट की परिस्थितियों के कारण अगर किसी देश की करेंसी की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अवमूल्यन से का अर्थ क्या है? जब अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन अवमूल्यन। नेक्स्ट आपका है अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन का क्या उद्देश्य होता है? क्यों अवमूल्यन कोई भी देश है अपनी करेंसी की वैल्यू को इंटरनेशनल मार्केट में कम करता है? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अपने यहाँ की करेंसी की वैल्यू कम हो, लेकिन कम कर रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों कम कर रहा है? कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करता है। तो करेंसी को वैल्यू को कम करने के पीछे कारण होता है हमेशा निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना। क्या कारण होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना और आयात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से हमेशा कोई भी कंट्री जो है वो अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन करता है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक संरचना में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कौन सा प्रमुख बदलाव आया? जो आर्थिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें औपनिवेश काल में या ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मूलभूत परिवर्तन आया वो कौन सा था? तो वो जो था वो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो आधुनिक परिवहन व संचार प्रणाली विकसित हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। कृषि पर आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था समाप्त हुई, ये भी सही है। निर्यातक देश बन गया, गलत है। औद्योगिक क्रांति भारत में शुरू हुई, नहीं के बराबर शुरू हुई, थोड़ा बहुत शुरू हुआ लेकिन उतना कोई ज्यादा फायदा नहीं। सबसे बड़ा जो मूलभूत परिवर्तन जो आया वो हुआ आधुनिक परिवहन संचार प्रणाली जो है वो उस समय डेवलप हुई थी औपनिवेश काल में। ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभावों में से एक क्या था? जो पॉजिटिव इंपैक्ट भारतीय इकोनॉमी पे जो ब्रिटिश शासन काल में, औपनिवेश काल में पड़ा, उसमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या था? तो पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव अगर देखें तो उसमें रेलवे, डाक व संचार व्यवस्था का विकास हुआ था। ये सबसे बड़ा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिशों द्वारा मिला था, बाकी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन रेलवे, डाक व संचार व्यवस्था वो विकसित उस समय हुई थी। भारत में उद्योगों के पतन का प्रमुख कारण था जो औपनिवेश काल में भारतीय इंडस्ट्री जो है
वो फेल हुई थी या खत्म हो गई थी, उसके पीछे क्या कारण था? भारतीय अर्थव्यवस्था के समाप्त होने के पीछे क्या कारण था उपनिवेश काल में? उसमें मेन कारण था कि भारतीय जो उद्योग थे वो ज्यादातर हाथ निर्मित थे, हाथ से बनाए जाने वाले जो है वो उद्योग थे, उत्पाद वाले उद्योग थे। तो उनके फेल होने का या नहीं चलने का मेन कारण जो था वो था ब्रिटेन से मशीन निर्मित वस्तुओं का आयात होने के कारण, क्योंकि उसमें आपकी मशीन से निर्मित जो प्रोडक्ट थे उनकी कीमत या वैल्यू जो है वो कम आ रही, कॉस्टिंग कम आ रही थी, तो वो बाजार में सस्ते उपलब्ध हो रहे थे। तो धीरे धीरे शुरुआत में सस्ते उपलब्ध करवा के भारतीय उद्योगों उनको लगभग समाप्त कर दिया था। 1854 में कौन सी डाक व्यवस्था शुरू की गई थी? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1854 में डाक व्यवस्था का कौन सा प्रारूप या कौन सा पार्ट जो है वो शुरू किया गया था? तो 1854 में जो डाक व्यवस्था शुरू की गई थी वो थी टिकट प्रणाली वाली। कौन सी थी? टिकट प्रणाली वाली डाक व्यवस्था जो है 1854 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1854 में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब और कहां तक चली थी? जो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन जो है वो उपनिवेश काल या ब्रिटिश शासन काल के दौरान चली थी। वो कहां से कहां तक चली थी? और यही ब्रिटिशों का या उपनिवेश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी जो थी वो सौगात या थी। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम भारतीय रेल जो है वो चली थी 1853 में। नेक्स्ट आपका किसने भारत की आर्थिक स्थिति को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था? ब्लीडिंग प्रोसेस मींस कि एक तरह से रक्तस्राव होना, धीरे धीरे शरीर में से जब खून निकलता है, अगर कोई घाव होने के कारण उसमें से खून बहने लग जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। तो उस तरह से ब्लीडिंग प्रोसेस वाली अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था किसने कहा था? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में से धीरे धीरे जो है वो उद्योग धंधे समाप्त हो रहे थे और जो भी पैसा था वो धीरे धीरे निकल के कहां जा रहा था? आपका ब्रिटेन को जा रहा था, इंग्लैंड को जा रहा था। तो धीरे धीरे स्राव हो रहा था उसका। तो उसको ये जो ब्लीडिंग प्रोसेस है वो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? प्लायन का अफवाह का सिद्धांत किसने दिया था? अफवाह का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने जो है वो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया जो बुक जो लिखी थी उन्होंने, उसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थायी बंदोबस्त जो था वो भूमि से संबंधित था, वो किसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है? स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित था, जो भूमि कर जो वसूल कर रहे थे उससे संबंधित था। इसकी शुरुआत 1822 में हुई थी। इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किसानों से राजस्व वसूल करती थी। इसकी शुरुआत बंगाल और बिहार से की गई थी। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 1793 के आसपास हुई थी। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किसानों से भू राजस्व वसूल नहीं करती थी। रेहती प्रणाली जो थी उसमें सीधा जो है वो किसानों से वसूल करती थी, और इसकी शुरुआत बंगाल और बिहार से की गई थी। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है और ये सही, ए और डी जो आपका है वो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक और सफल कारखाना किसने स्थापित किया था? भारत का पहला सफल और आधुनिक जो है सूती वस्त्र कारखाना जो है वो किसने स्थापित किया था? तो भारत का सबसे सफल जो सूती कारखाना जो है वो कवासजी नानाजी डावर ने मुंबई में स्थापित किया था। कहां पे किया था? मुंबई में अप्रोक्सीमेटली 1854 के आसपास इन्होंने स्थापित किया था, जो सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना था। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में उपनिवेशिक भारत में कपास उद्योगों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? किससे संबंधित? कपास उद्योग है उसके विकास से संबंधित कौन सा कथन 18वीं और 19वीं शताब्दी के संदर्भ में सत्य है? भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन हो गया था। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। तो कौन सा था जो 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कपास उद्योग के विकास के बारे में सत्य है?
भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, बिल्कुल सही है। भारतीय कपड़ा के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध नहीं था क्योंकि वहां पे बहुत सारे ड्यूटीज ट्रैफिक वगैरह लगा दी गई, जिसके कारण भारतीय जो कपड़ा है वो यूरोपीय बाजारों में बहुत महंगा पड़ रहा था। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन हो गया था, बिल्कुल सही है, वो निर्यात करने ही नहीं दे रहे थे। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी व यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था, ये भी सही है। तो आपका 1 ए सी और डी जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। नेक्स्ट आपका औपनिवेश काल में श्रमिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही संयोजन का चयन करें। किससे संबंधित है? श्रमिक आंदोलन जो हुए थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, उसके संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक मांगों जैसे उच्च वेतन और बेहतर काम करने की परिस्थितियों पर केंद्रित थे और शुरू में उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति में शामिल नहीं हुए थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बॉम्बे और कलकत्ता जैसे औद्योगिक शहरों के विकास ने एक अधिक संगठित मजदूर वर्ग को जन्म दिया, जिसे औपनिवेशिक नीतियों को चुनौती देने के लिए ट्रेड यूनियन बनाना शुरू किया। ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों ने भारत में ट्रेड यूनियनों के गठन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे बड़े पैमाने पर विद्रोह को रोका जा सकेगा। खासकर 1920 और 30 के दशक में दमन का सामना करने के बावजूद श्रमिक आंदोलन धीरे धीरे व्यापक राष्ट्रवादी संघर्ष से जुड़े। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका है वो सही है? कौन सा स्टेटमेंट आपका श्रमिक आंदोलन जो ब्रिटिश शासनकाल के समय में हुए थे उनसे संबंधित आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है? प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक मांगों जैसे उच्च वेतन, बेहतर काम करने की परिस्थितियों पर केंद्रित थे। शुरू में उपनिवेश विरोधी राजनीति में शामिल नहीं हुए, ये बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी के अंत में बॉम्बे और कोलकाता जैसे औद्योगिक शहरों के विकास ने एक अधिक संगठित मजदूर वर्ग को जन्म दिया, जिसने औपनिवेशिक नीतियों को चुनौती देने के लिए ट्रेड यूनियन बनाना शुरू किया, यह भी सही है। ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों ने भारत में ट्रेड यूनियन के गठन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे बड़े पैमाने पर विद्रोह को रोका जा सकता है। यह गलत है क्योंकि उन्होंने कभी भी ट्रेड यूनियन बनाने को प्रोत्साहित नहीं किया, जितना हो सके उतना उनको दबाने के लिए कोशिश की। खासकर 1920 से और 30 के दशक में दमन का सामना करने के बावजूद श्रमिक आंदोलन धीरे धीरे व्यापक राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़े, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए, बी और डी, 1, 2 और 4 जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट आपका है भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? जो एक नई आर्थिक युग की शुरुआत मानी जाती है 1991 के बाद में भारत में, क्योंकि 1991 से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह कार्य कर रही थी, जिसमें अपने यहीं के लोग उद्योग स्थापित कर सकते थे, वो भी सरकार के अधीन रहकर या सरकार की नीतियों के अनुसार जो सरकार बोले उतना ही कर सकते थे। एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था का दौर था और इंटरनेशनल ट्रेड भी कम था, या इंटरनेशनल ट्रेड के साथ में ये बोल सकते हैं कि विदेशी कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो नहीं के बराबर थी अपने यहाँ पे। 1991 में भारत के सामने सबसे बड़ा भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हुई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के पास में आयात के भुगतान करने के लिए पैसा नहीं बचा, 2 हफ्ते तक के आयात का भुगतान भी कर सके इतना भी पैसा नहीं बचा। उस स्थिति में सबसे पहले इन्होंने गोल्ड गिरवी रखकर पैसा लेने की सोची, वो प्रोसेस भी किया लेकिन ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। अब उसके लिए जरूरी पड़ गया कि कहीं से इंटरनेशनल करेंसी में लोन ले, विदेशी करेंसी में लोन लेने का प्रोसेस का सोचा। उसके लिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, किससे? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, उससे संपर्क किया इन्होंने कि भाई हमें इतना और इतने समय के लिए हमें लोन चाहिए। अब उस परिस्थिति का फायदा उठाया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने आज भी जो कार्य कर रही है वो कुछ पर्टिकुलर डेवलप्ड कंट्रीज के इशारे पे काम कर रही है। यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का सबसे ज्यादा उसमें हिस्सा है, जो कैपिटल में सबसे ज्यादा है वो आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का सबसे ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है और उन्हीं की ज्यादा है वो उसमें
डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में चलती है। तो भारत में उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और इन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सामने भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने और राजकोषीय घाटे की पूर्ति करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने लोन की डिमांड की थी। उसकी लोन की डिमांड के लिए इनके सामने किसने, आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तें रखी कि भाई अगर आपको हमसे लोन लेना तो ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। वो कंडीशंस थी कि सबसे पहले सरकारी प्रतिबंधों को हटाया जाएगा, उदारीकरण, निजी प्रोसेस, वो इजी प्रोसेस की जाएगी किसके लिए, इंडस्ट्री स्टेब्लिशमेंट के लिए। पहले जो कानून थे वो इतने डिफिकल्ट थे कि कोई भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए आपको उनकी प्रोसेस थे उनको फुलफिल करवाना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी, उसको सरलीकृत किया जाए। तो सबसे पहला था कि जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है उसको आसान किया जाए कोई भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए, वन स्टॉप पे आपको सारी सुविधाएं दी जाए और कम से कम जो है वो प्रोसेस को रखा जाए। दूसरा था कि जो भी निजी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए आपने प्रतिबंध लगा रखे उसको हटाया जाए, निजी उद्योगों के ऊपर से प्रतिबंध को हटाया जाए। तीसरा था कि आपको अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करना है, 22% अवमूल्यन, अपनी करेंसी का 22% अवमूल्यन आपको करना है, जो 1991 में भारत सरकार ने 2 बार किया था। कितनी बार किया था, 2 बार अवमूल्यन किया था 1991 में, कि 22% तक की आपको करेंसी का डिवैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट शर्त थी वो थी कि आपको आयात शुल्क जो लगा रहे हो आप, आयात पे शुल्क है वो उस समय जो था वो 130% था, तो 130% टू 30% आपको करना है। कितना करना है, 130% से 30% पे आपको लेके आना, 100% तक आपको आयात शुल्क घटाना है। नेक्स्ट कंडीशन थी वो थी सरकारी खर्चे। सरकारी खर्चे आपको 10% तक कम करने थे। सरकारी खर्चों को क्या करना था, 10% आपको कम करना था, सरकारी खर्चों को 10% तक कम करना है। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट कंडीशन थी वो थी विदेशियों के लिए बाजार ओपन करना, कि भाई कोई भी आके यहाँ पे आपके इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर सकते। ये शर्तें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1991 में लगाई गई थी, जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति और नए आर्थिक दौर की शुरुआत भारत में हुई थी, जिसमें सबसे पहला जो बड़ा बदलाव था यह था कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को समाप्त किया गया, निजी जो क्षेत्र है उसके लिए अधिकतर सेक्टर्स को ओपन किया गया और उसके साथ साथ में दुनिया के बाकी क्षेत्र के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन किया गया, जिसको वैश्वीकरण कहते हैं। निजी क्षेत्र के लिए सभी क्षेत्र को ओपन करना निजीकरण, और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरलीकृत करना आपका उदारीकरण का प्रोसेस था, जिसमें आपके एलपीजी था। क्या था, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइज, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर की शुरुआत हुई थी 1991 में। ये रिफॉर्म्स हुए थे भारतीय आर्थिक क्षेत्र में या भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई, वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री थे जिनके टाइम में एलपीजी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट आपका है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या है, जो मीनिंग है लिबरलाइजेशन का वो मीनिंग क्या है, क्या लिबरलाइजेशन मीन्स आप क्या समझते हो। तो अर्थव्यवस्था से सरकारी नियंत्रण और बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसको अपन बोलते हैं उदारीकरण। मीन्स की अर्थव्यवस्था से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों को कम करना या उनको हटाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उदारीकरण। नेक्स्ट आपका है निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण से क्या तात्पर्य है, निजीकरण मीन्स के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचने की जो प्रक्रिया होती है, कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो इंडस्ट्रीज है उनको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। नेक्स्ट आपका है
वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मूल उद्देश्य क्या है? ग्लोबलाइजेशन के पीछे क्या उद्देश्य? वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का जो मेन उद्देश्य है वो है कि पूरी दुनिया को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना। पूरी दुनिया को क्या करना है? एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, विश्व के साथ व्यापार करना और अर्थव्यवस्था को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। नेक्स्ट आपका है 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण क्या था? जो 1991 के आर्थिक सुधार जो हुए थे उसके पीछे जो मेन कारण था वो क्या था? सबसे बड़ा कारण था आपका भुगतान संतुलन का संकट। दूसरा कारण जो था वो था विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। तीसरा कारण जो था वो था आपका मुद्रास्फीति। चौथा कारण जो था वो राजकोषीय घाटा। मेजर कारण थे, ये कारण थे जिसकी वजह से 1991 के आर्थिक सुधारों की जरूरत पड़ी। और एक पांचवा कारण जो था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उस समय की अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक रुझान जो थे वो ये थे कि सारे के सारे देश जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए ओपन कर रहे थे। तो जो मेजर कारण था वो था भुगतान संतुलन का संकट या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। भारत में नई आर्थिक नीति एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है जुलाई 1991 को घोषित की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1991 को घोषित की गई थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थी? तो 1991 के आर्थिक सुधारों के समय में भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी। और वित्त मंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? जब गवर्नमेंट द्वारा कोई इंडस्ट्री पे अगर प्रतिबंध और बाधाएं लगाई जाती है, कोई हटाई जाती है, तो उन प्रक्रिया को या प्रोसेस को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। जब पूरे विश्व को एक पटल पे लाने की कोशिश की जाती है तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं। और जब सरकारी क्षेत्र जो है उसको अगर निजी उद्योगों के लिए, निजी क्षेत्र के लिए अगर खोल दिया जाता है तो उसको निजीकरण कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना कहलाता है। जब अगर कोई पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को अगर प्राइवेट सेक्टर को अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? जब कोई भी अगर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्री को अगर अपन किसको, निजी क्षेत्र को अगर हस्तांतरित करते हैं तो उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं निजीकरण। क्या बोलते हैं? निजीकरण। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है? विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट एक तरह से निजीकरण का ही प्रोसेस का पार्ट होता है, जिसमें सरकारी उपक्रम के शेयर्स को जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को ट्रांसफर किए जाते हैं या बेचे जाते हैं। सरकारी उपक्रम के शेयरों को प्राइवेट लोगों को बेचने की प्रक्रिया को डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहते हैं। निजी सरकारी क्षेत्र में अधिक निवेश, निजी क्षेत्र को सरकारी शेयर बेचना। निजी क्षेत्र को क्या है? जब सरकारी कंपनियों के शेयर बेचे जाते हैं तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। नेक्स्ट आपका है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? अपन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बाकी विश्व के साथ में एक प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया या प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के बाकी देशों के साथ में जोड़ना या उन लोगों के साथ में व्यापार करने की प्रक्रिया जो है उसको अपन क्या कहते हैं? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण उसको बोलते हैं या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? वैश्वीकरण, भूमंडलाइजेशन या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन जो है वो अपन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है 1991 की औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 17 से घटाकर 8 कर दी गई थी। और वर्तमान में 2 ही उद्योग है, रेलवे और परमाणु ऊर्जा। रेलवे और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? जो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण है उसके संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्वपूर्ण है। और वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से माना जाता है। किससे माना जाता है? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से संबंधित माना जाता है।
भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण है वो शुरू हुआ था किस आधार पे? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ में भारत में उदारीकरण से शुरू हुआ था। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है, बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था होती है जिसको, गुड मॉर्निंग, बाजार अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपन बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं? सरकार द्वारा नियंत्रित हो, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित हो। तो जो सरकार द्वारा नियंत्रित, सरकारी नियंत्रण से जो मुक्त अर्थव्यवस्था होती है, जो अपने आप मार्केट की कंडीशंस की परिस्थितियों के हिसाब से अगर जो अर्थव्यवस्था चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था। जो बाजार अर्थव्यवस्था उसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति ने MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना शुरू की थी, जिसमें वस्तु निर्यात के लिए भारत सरकार के द्वारा उनको जो है वो बोनस या प्रमोशनल बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते थे। वो विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 जो थी वो थी। नेक्स्ट आपका है, भारत में नवीन आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत कब से हुई मानी जाती? हाय, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत की जो नई इकोनॉमिक या नई आर्थिक नीति जो है वो कब से शुरुआत मानी जाती है? भारत में नई आर्थिक नीति जो है उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1991। कब? जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन नवीन आर्थिक सुधारों की विशेषता है? कौन सा है जो नया जो आर्थिक परिवर्तन या रिफॉर्म्स जो हुए थे 1991 में उसमें शामिल है? वैश्वीकरण मींस कि पूरे विश्व को एक ही पटल पर लाना, एक साथ सारी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सारे देश की अर्थव्यवस्थाओं को एक ही पटल पर जोड़ने की प्रक्रिया को अपन वैश्वीकरण। उदारीकरण मींस की जो है सरकारी प्रतिबंध और बाधाएं जो है उनको हटाना या खत्म करने की प्रक्रिया जो है, गुड मॉर्निंग, जो सरकारी प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसको अपन बोलते हैं उदारीकरण। और जब सरकारी क्षेत्र को, सरकारी उद्योगों को निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाता है उसको अपन बोलते हैं निजीकरण। और जो 1991 के नवीन आर्थिक सुधार या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे उसमें इन सभी क्षेत्रों को जो है वो शामिल किया गया था, सभी विशेषताएं थी। और उस मॉडल का नाम ही LPG था। क्या था? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो है वो इसका मॉडल का नाम था 1991 का आर्थिक सुधारों का। नेक्स्ट आपका है, भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में आर्थिक सुधारों की जो है वो जरूरत क्यों पड़ी? क्यों भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी? क्यों इकोनॉमी को परिवर्तित किया गया था? जो इकोनॉमी सरकारी या समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करके अपने निजी क्षेत्र और बाकी विश्व के लिए ओपन कर दिया गया। उसके पीछे कारण क्या था? किस कारण से ये पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस करनी पड़ी? तो उसके लिए जो था वो राजकोषीय घाटा, प्रतिकूल BOP के कारण, प्रतिकूल भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट, और कीमतों में वृद्धि या मुद्रास्फीति, ये तीनों कारण थे जिसके कारण अपने को वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लेने की जरूरत पड़ी। और लोन लेने के लिए उन लोगों ने जो कंडीशंस और शर्तें रखी थी उनको मानना जरूरी था। उसमें बाकी कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं था। इसलिए इन सभी शर्तों को मानते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को उसमें बाकी वर्ल्ड के लिए और निजी क्षेत्र के लिए ओपन किया गया और लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो थी उसको लगभग खत्म कर दिया गया। वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत की। वैश्वीकरण जो था उसके कुछ घाटे भी थे तो कुछ फायदे भी, नुकसान और फायदे दोनों थे। क्योंकि फायदा यह था कि आपको बाकी विश्व के साथ में आप जुड़ रहे हो, बाकी देशों से आपके पास में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रही है, आपके पास में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अधिक से अधिक पैसा आ रहा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये था कि जो छोटी इंडस्ट्रीज थी, छोटे उद्योग थे, वो खत्म होने की कगार पे आ गए। क्योंकि जो वैश्वीकरण के कारण जो बड़े इंडस्ट्रीज आ रहे थे, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे, उसकी वजह से छोटे उद्योग धंधों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। क्योंकि वो उसके साथ में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, उनके साथ में प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे थे। भारत ने संकट के दौरान किस अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्था से संपर्क किया था? कौन सी मौद्रिक संस्था थी जिससे 1991 के आर्थिक संकट के समय में भारत ने संपर्क किया था
और जिसने पूरा का पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था को रिफॉर्म करवाया था, परिवर्तित करवाया था। आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, आईएमएफ और विश्व बैंक, ये तीनों संस्थाएं थी जिसके संपर्क किया था भारत ने लोन लेने के लिए। ये डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, ये शॉर्ट टर्म भुगतान संतुलन के लिए देते हैं, और ये भी वर्ल्ड बैंक जो है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट के लिए लोन देती है। आईबीआरडी जो है वो जो विश्व बैंक है उसी का एक पार्ट या एक संस्था के रूप में, एक जो है शाखा के रूप में कार्य करती है। थैंक यू। और आप सभी को थर्ड ग्रेड का जो भी एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक एडवांस में, और अच्छे से तैयारी करके जाइए और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। नेगेटिव मार्किंग अगर है तो उसके लिए आप विशेष ध्यान रखिए कि एक्यूरेसी के साथ में आपको पेपर को सोल्व करना है, किसी भी तरह की घबराहट नहीं रखनी, माइंड को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट एकाग्र करके और फिर उसके बाद में पेपर का सोल्यूशन कीजिए। आपको मैया पाठशाला परिवार की ओर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।